तो अपने पिछली क्लास में धातु भेद से पुरुषों का संगठन कर लिया था। आज हम करेंगे मन। देखो निरंतर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जो बच्चा बीच में मिस हो रहा है उसका नुकसान हो रहा है और मेरे को मैसेज करके बोल रहा है कि वीडियो अपलोड कर दीजिए। वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं जनवरी या फरवरी में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो निरुक्ति देखते हैं। मने ज्ञाने धातु से उत्पन्न, मने ज्ञाने धातु से उत्पन्न, ये आपको याद रखना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका मीनिंग देखो नीचे, मन्यते अभ्युदिते ज्ञाते अनिने इति मने, ये आपको याद होना चाहिए। ये कोटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है और सीधा भी है, इसलिए बता रहा हूँ कि याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा कि हमको याद ही होना चाहिए, बस अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ये आपको करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? अर्थात जिसके द्वारा मनन किया जाता है, सोचा समझा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा समझा जाए, वह ज्ञान किया जाए, वह मन है। अपन ने देखा था कि आत्मा ज्ञान करती है, मतलब आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। भाई जो भी कुछ कर रहा है तो आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा समझा जाए, वह ज्ञान किया जाए, वह मन है। अब समझो कि आत्मा और मन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा में चेतन है, मतलब जीव है उसमें, लेकिन वो निष्क्रिय है, ठीक है। मन में जीव नहीं है, मन में जीव नहीं है, लेकिन वो एक्टिव है। आत्मा और मन तब दोनों एक्टिव हो, दोनों साथ जुड़ते हैं तो आत्मा की तो चेतना आती है और मन से एक्टिवनेस आती है, क्रियाशीलता आती है। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए दोनों को ज्ञान होता है और एक तरीके से आत्मा को ही ज्ञान होता है। लेकिन ध्यान से समझो, जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा समझा जाए, वह ज्ञान किया जाए, मतलब आत्मा को ज्ञान पहुंचाने में एक तरीके से पहले मन को ज्ञान होता है तब, क्योंकि एक्टिव कौन है, क्रियाशील कौन है, मन। आत्मा तो ओनली जीव है, चेतन है उसमें। मन अचेतन है लेकिन क्रियाशील है, ये बात ध्यान रखना। मन अचेतन है, मतलब चेतना नहीं है मन में, लेकिन वो क्रियाशील है। आत्मा में चेतन है लेकिन वो क्रियाहीन है, मतलब उसमें एक्टिवनेस नहीं है। ये बड़ा डिफरेंस है और ये दोनों साथ मिलते हैं तो ही काम होती है, तो ही क्रियाविधि होती है। परिभाषा देखो, जिस इंद्रिय से सुख दुख आदि का ज्ञान होता हो एवं जो स्पर्श रहित होते हुए भी क्रियाशील हो, उसे मन कहते हैं। इससे, इस परिभाषा से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे? जिस इंद्रिय से सुख दुख आदि का ज्ञान हो, मतलब ज्ञान कराने में सहायक। सुख दुख का ज्ञान किसको होगा? आत्मा को होगा, ठीक है। सुख दुख आदि का ज्ञान होता हो इंद्रिय से, जिस, देखो इंद्रिय आई है तो मन को उभय इंद्रिय बोला, जिस इंद्रिय की सहायता से ज्ञान होता हो। इसका थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं ताकि आत्मा को सुख दुख का अनुभव किसको होता है? आत्मा को होता है, मन को नहीं होता। लेकिन यह जिसकी सहायता से या जिसके माध्यम से ज्ञान होता हो, आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है, वो मन है, ठीक है। जिस इंद्रिया से सुख दुख आदि का ज्ञान होता हो एवं जो स्पर्श रहित होते हुए भी, अब स्पर्श आपने मन को देखा है कि भाई ये स्पर्श है, इसमें ये है, स्पर्श रहित होते हुए भी क्रियाशील हो। अब इसमें अपन ने कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई मन को पकड़ लिया मैंने, मन, ये देखो ये मन पकड़ लिया। अपन ने हार्ट को बोलते हैं कि मन का निवास हृदय में। अपन ने हार्ट को खोल के देखा और एक एनाटॉमी, जब अपन सर्जरी करते हैं, डिसेक्शन में जाते हैं, कुछ भी देखते हैं तो ऐसे कि ये देखो ये मन बैठा है, इसको निकाल लो बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पर्श रहित होते हुए भी क्रियाशील हो, उसे मन कहते हैं। ये एक्टिव है, एक्टिव की वजह से ही आत्मा के साथ जुड़ता है और अपनी जो क्रियाविधि होती हैं सब मन की क्रियाशीलता की वजह से होती हैं। सुख दुख के साक्षरता की साधनभूत इंद्रिया को मन कहते हैं, मतलब जिसके माध्यम से, जिस साधन की सहायता से अपन क्या समझते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। जिस, मतलब एक तरीके से साधन हो गया मन। मन को सुख दुख का अनुभव नहीं होता, आत्मा को होता है, लेकिन साधन है ये मन। सुख दुख के साक्षर की साधनभूत इंद्रिय को, जो साधन है, जो इकाई है, जो भूमिका निभा रहा है, वो मन है, ठीक है। लक्षण देखो, क्लियर समझ में तो आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। लक्षण में क्या लिख रहा है? लक्षणम मनसो ज्ञान से अभावो भाव एवं च। दोबारा से बोल रहा हूं मैं कोटेशन, लक्षणम मनसो ज्ञान से अभाव भावस्व च। इसका मीनिंग देखो नीचे लिखा हुआ है, ज्ञान का होना,
या न होना, मन का आत्मा इंद्रियां एवं अर्थों के योग होने पर ज्ञान होता है। मन ही नहीं है, इसमें इंद्रियां भी हैं। देखो, मन का आत्मा, आत्मा के साथ मतलब आत्मा का कनेक्टिविटी होगी तभी तो आत्मा को प्राप्त होगा। तो मन का आत्मा और इंद्रियां अर्थों, इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। और उनके अर्थ कौन कौन से हैं? प्रत्येक इंद्रिय का एक स्पेसिफिक अर्थ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उनके योग होने पर ज्ञान होता है। समझ में आया? इन सारी चीजों को मिलाने पर, ये क्रियाविधि फिट बैठने पर ही ज्ञान होता है। किसको ज्ञान होता है? आत्मा को। साधनभूत इकाई क्या है? मतलब मन एक साधनभूत इकाई है, मतलब एक साधन है एक तरीके से ज्ञान कराने का। अपन कहीं मान लो दिल्ली से जयपुर जाएंगे, ठीक है, तो दिल्ली के बीच में बसें चलती हैं, एक तरीके से ज्ञान को ले जाने वाला साधन है मन। अगर मन नहीं होगा तो हम जा नहीं पाएंगे। क्लियर सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, युगपत ज्ञानोन्पत्ति तय मनसो लिंगम। युगपत ज्ञानोन्नत उत्पत्ति मनसो लिंगम। इसका मीनिंग क्या है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एक साथ अनेक विषयों यथा भोजन करते समय उसकी गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श का ज्ञान एक साथ होना। युगपत, एक साथ अनेक विषय। अपन बोलते हैं भाई मन तो एक है, ऐसे थोड़ी है कि मन 5-7 बॉडी में, नहीं, मन एक है। लेकिन युगपत, एक साथ अनेक, जैसे भोजन कर रहे हैं अपन, भोजन करते समय बात भी करते हैं अपन, उसकी गंध का स्वाद भी लेते हैं, उसकी गंध भी सूंघते हैं, मैनी क्रियाएं सॉरी, मतलब बहुत सारी क्रियाएं एक साथ करता है। युगपत मतलब एक साथ अनेक क्रियाएं। कैसे होती हैं ये अनेक क्रियाएं, इसको भी अपन डिटेल में समझेंगे। एक होते हुए भी ये कैसे अनेक क्रियाएं करता है। आत्मा, देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, आत्मे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्य भाव से भाव मनसो लिंगम। इसका मीनिंग क्या लिखा? देखो, आत्मा, इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान का होना या ना होना। ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं कि भाई आत्मा, इंद्रियां, मन, इन सभी एक सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ेंगे तो ही ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनमें से किसी एक की विकृति मान लो ज्ञान का, जैसे कि इंद्रियां, आपकी आंखें खराब हैं, इंद्री खराब हो गई तो दिखेगा थोड़ी। अब मन आपका कितना ही ठीक हो, आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो भाई बस आपके सामने बस है, आपने अगर पहले देखी है उन आंखों से, उन इंद्रियों से, तो ही आप ज्ञान कर पाओगे। किसी एक कनेक्टिविटी, किसी एक कड़ी का भी टूट जाना ज्ञान नहीं होगा, चाहे उसमें इंद्रिया हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो आत्मा हो, किसी में भी डिफॉर्मिटी मतलब रिजल्ट आपके सामने नहीं निकलेगा। इन सब के होते हुए भी ज्ञान उत्पत्तियों का कारण मन ही है। अब देखो ये नीचे एक लाइन लिखा है कि आत्मा, इंद्रियों के शब्द, मन, इन सब का मतलब एक कनेक्टिविटी होना सिस्टम है। लेकिन नीचे एक लाइन लिखे, देखो, इन सब के होते हुए भी ज्ञान उत्पत्ति का कारण मन है। सिंपल सी बात यह है, इन जो मेन साधन है, जो मेन क्रियाविधि, जो मेन एक्टिवनेस है, कि जिस वजह से जो मेन साधन है जिसकी वजह से ज्ञान होता है वो मन है। मन क्यों है इसका भी अपन एक्सप्लेन थोड़ी देर बाद में समझा दूंगा मैं आपको, क्योंकि जस्ट नीचे ही आएगा इसका। उभयता तक मनम, मतलब मन ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। कर्म भी तो करता है मन, क्योंकि अपन चंचल होता है मन, एक जगह से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ सोचता है, मतलब सोचने की क्रिया, मतलब फिर से मनन भी करता है, तो क्रिया भी कर रहा है और मन से ज्ञान भी होता है। तो ज्ञानेंद्र भी है और कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के अंदर भी ये आता है और 5 कर्मेंद्रिय के अंदर भी ये आता है, मतलब उभय इंद्रिय मन। इसको इसलिए इसे उभय इंद्रिय मन है बोला गया है। अन्य इंद्रियों के साथ सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होने के कारण इसे इंद्रिय मन है। अन्य इंद्रियों के साथ, इंद्रियां किससे हुई? अव्यक्त महान अहंकार, अहंकार के बाद में सत्व रज तम, सत्व और रज से, इन दोनों के योगदान से क्या बनी थी? 11 इंद्रियां। तो ये बोलता है कि अन्य इंद्रियों के साथ सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होने के कारण इसे इंद्रिय कहा जाता है। बड़ा सिस्टमेटिक और लॉजिक तरीके से नोट्स बनाए, आपको इन नोट्स को ही स्टडी करनी है। बुक की थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है पदार्थ विज्ञान की, इसलिए आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा पदार्थ विज्ञान में। तो अन्य इंद्रियों के साथ सात्विक, आपको पता है ना, सृष्टि उत्पत्ति क्रम अव्यक्त महान अहंकार, अहंकार से 3 गुण सत्व रजतम और सत्व रजतम से योगदान से 11 इंद्रियां बनती हैं। उन्हीं के साथ ये मन की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो एक उभय इंद्रिय मन, इसलिए इसको इंद्रिय भी बोला गया है। क्लियर? गुण,
अणुत्वम च एकत्वम दो गुणों स्मृता मनय, मनसा स्मृतो मतलब चरक का है ये, और आपको ये याद होना चाहिए, सेकंड ईयर में बार बार आएगा। अणुत्वम च एकत्वम दो गुणों मनसा स्मृतो, ठीक है, चाहे स्मृतो मनसा स्मृतो सही है। अणुत्वम च एकत्वम दो गुणों मनसो स्मृत है, आप इसका कोटेशन याद होना चाहिए। मन के दो गुण हैं, एक अणुत्वम है और एक मतलब एकत्व मतलब एक। इसका मीनिंग क्या है कि मन के दो गुण होते हैं, अणुत्वम और एकत्वम। अणुत्व का मीनिंग क्या है कि बहुत सूक्ष्म है ये, शरीर के सभी अवयव में प्रियतन तथा सभी विषयों का ज्ञान एक ही समय में समान काल में नहीं होता, अपूर्ति अलग अलग समय में होता है। मन की स्थिति शरीर में अणु सूक्ष्म है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने के कारण इंद्रियों द्वारा ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, सत्व रज तम, ठीक है। अपन सृष्टि उत्पत्ति करते हैं ना, अभी कमेंट आया, जब अपन सृष्टि उत्पत्ति करते हैं अव्यक्त महान अहंकार, और अहंकार से आगे जाके तीन सत्व रज तम। आपने सृष्टि उत्पत्ति क्रम ग्रुप में मैंने भेजा था ना पीडीएफ, उसमें देखो 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तो उन दोनों शुरुआत के 2 गुण हैं सत्व और रज, उनसे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इसकी बात कर रहा था ये, ठीक है। अब देखो ये अणुत्व के बारे में क्या लिख रहा है कि भाई जो मन है ना, अणुत्व मतलब सूक्ष्म है, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, बहुत सूक्ष्म है। अणु यानी अणु एक बारीक सा है, मतलब दिखाई नहीं देने वाला, समझो इसको। शरीर के सभी अवयवों में प्रियतन, ठीक है, तथा सभी विषयों का ज्ञान एक ही समय में समान काल में नहीं होता। अगर अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है, अपन खाना खाते समय बोल भी रहे हैं ना, और अपन गंध भी ले रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, एक्चुअली में उनमें समय का डिफरेंस होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है, न्यून बारीक डिफरेंस होता है, जो आपको अनुभव ही नहीं होता। और अपन सोचते होंगे कि देखो अपन खाने का काम भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम का डिफरेंस है, चाहे वो नैनो सेकंडों का ही डिफरेंस हो, ठीक है, वो ही क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंस है। मतलब ये बोल रहा है कि समय में समान काल में नहीं होता, आपूर्ति अलग अलग समय में होता है। मन की स्थिति शरीर में अणु सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने के कारण इंद्रियां द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। उसका नाम इंद्रियातीत है, मतलब इसका नाम इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों से ऐसे थोड़ी भी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, जीभ से अनुवासन कर लिया, नहीं, इंद्रियों के अंदर ही समावित है ये मन। यह अणु रूप शरीर के एक भाग में ही रहता है, परंतु सूक्ष्म व चंचल होने के कारण तीव्र गति से संपूर्ण देह में व्याप्त की तरह प्रतीत होता है। ये बोल रहा है कि ये एक ही है, क्योंकि अगला गुण एकत्व है ना, एक ही है, लेकिन अनेक क्रियाएं एक साथ कैसे करता है, तो ये बोलता है कि सूक्ष्म बहुत छोटा होने के कारण और चंचल होने के कारण, चंचल का मीनिंग समझ रहे हो, बहुत तेज स्पीड, अपनी कल्पना से भी तेज स्पीड। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ और सामने मेरी पानी की बोतल है, वो भी देख रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इसमें से पीडीएफ में से पढ़ भी रहा हूँ, तो इनमें डिफरेंस है। मन एक ही है, मैं बोलना, वो बोलने का भी काम करवा रहा है, मुझे देखने का भी काम करवा रहा है, मुझे समझने का भी काम करवा रहा है, लेकिन इस क्यों हो रहा है ये? चंचलता के कारण, सूक्ष्मता के कारण। इनमें नैनो डिफरेंस है, बहुत नैनो डिफरेंस, मतलब माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 1 सेकंड का भी कम से कम लाख गुना हिस्सा, इतना डिफरेंस है, इतना चंचल है, इतना फास्ट है, इतना तेज है, ठीक है। ये है अणुत्व, मतलब बहुत बारीक है। अभी एक कमेंट आया, मैं देखता हूं कमेंट क्या है। ओके, सत्व और रज गुण है, ये 3 गुण है। मानसिक गुण जब अपन करते हैं ना गुण, तो वही है, मतलब अहंकार से 3 प्रधान गुण है ना, 3 प्रधान सत्व रज तम, अहंकार से उत्पन्न हो रहे प्रधान गुण की बात कर रहा था मैं, ठीक है, उन्हीं गुणों की बात है, वही गुण है ये सत्व रज तम। क्लियर? आपने सृष्टि उत्पत्ति क्रम तो देखा ही होगा ना। अब देखते हैं एकत्व। कोई बात नहीं कन्हैया, आप अगर लेट ज्वाइन हुए क्लास में तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, मैं आपको चार्ट भेज दूंगा ग्रुप में, क्योंकि आप शायद उस दिन क्लास में नहीं होंगे तो शायद आपने मिस कर दिया होगा।
एकत्वम समझो कि मन के दो गुण है। अणुत्व को समझा दिया। अणुत्व का मतलब है बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, मतलब चंचल है, इतना तीव्र है कि अपन को पता ही नहीं चलता कि डिफरेंस है भी कि नहीं है। जैसे कि मैं देख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस है कि अपन को महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं होता। ठीक है, अब एकत्वम की बात करो। मन को एक बताया, अर्थात वह एक समय में एक ही इंद्रियों के साथ संयोग करके उसी के विषय को ग्रहण कर सकता है। कि मन एक है, जैसे कि अपन अगर बोल रहा हूँ तो मैं वही मन बोलने वाले के साथ ही संयोग होगा, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने के साथ ही संयोग होगा। एक टाइम में दो के साथ संयोग नहीं हो सकता। भोजन करते समय गंध, स्पर्श, श्वास आदि का ज्ञान भी एक के बाद एक होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा है आपको। अगर अपन भोजन कर रहे हैं ना तो उसकी सुगंध है, ठीक है, उसका टेस्ट है, ठीक है, उसका स्पर्श है, उसका स्वाद, ये सब एक के बाद एक अनुभव होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई एक साथ ही अनुभव हो गया, नहीं, एक के बाद एक होते हैं। अब समझो देख ध्यान से, क्यों होता है ऐसे? इसकी चपलता के कारण, मतलब इसकी अणुत्व के कारण, इसकी सूक्ष्मता के कारण, जो अपन ने ऊपरला पॉइंट कर लिया, अणुत्व, सूक्ष्मता, चंचलता, ये एक ही बात है, ठीक है, के कारण होता है। इसकी चपलता के कारण ही उक्त सभी प्रकार का ज्ञान एक ही काल में होने का आभास होता है। अपन को ऐसा लगता है कि सब कुछ एक टाइम में हो रहा है, कि मन ये सारे काम, देखो बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ना, देखो मैं गाड़ी चला चलाते बात भी कर रहा हूँ, हाथ भी छोड़ रहा हूँ, इधर को फट भी रहा हूँ, एक्शन भी मार रहा हूँ, बहुत सारे देखते हैं, लेकिन वो डिफरेंस है उन सब में, ठीक है, तथा मन की अनेकता प्रतीत होती है। जब अपन ऐसा इतने सारे काम एक साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि मन बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं है, मन एक ही है। जैसे 100 कमल के पत्तों को यदि किसी सुई से छेदा जाता है तो स्थूल दृष्टि में सभी 100 पत्तों में एक साथ छेदन का अनुभव होता है। जैसे कि 100 पत्ते अपन ने एक साथ रखे, कमल के पत्ते देखो बहुत बारीक होते हैं, उनको एक साथ रखा और एक सुई उसमें चुभाई, तो अपन को ऐसा लगता है कि एक साथ 100 के 100 में छेद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। परंतु वास्तव में एक पत्र के बाद दूसरे पत्र का छेदन होता है। वो इतनी जल्दी होता है तो अपन अनुभव, मतलब महसूस ही नहीं कर पाते कि एक के बाद एक हो रहा है। लेकिन अपन को जब एक्चुअली में पता है भाई, ऊपर से जब हम प्रेशर डालेंगे, पहले एक में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में, इस तरीके से 100 में होगा, लेकिन वो छेद होने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है तो अपन को ऐसा लगता है कि 100 के 100 में एक साथ हो गया, मतलब माइनर डिफरेंस, इतना कि अपन को महसूस ही नहीं होता। तो सिंपल सी बात ये है कि मन के दो गुण हैं, एक अणुत्व मतलब सूक्ष्मता, चंचलता, और दूसरा एकत्व मतलब मन एक ही है। ऐसे नहीं कि मन हाथ के लिए अलग है, मन पैर के लिए अलग है, आंखों के लिए अलग है, बुद्धि के लिए अलग है, ये बात नहीं है, मन एक ही है। क्लियर? न्याय मुक्तावली के अनुसार मन के 8 गुण होते हैं। ये गुण सबको याद रखने ही है। देखो मैंने क्या बोला था, 5 तो आप कभी भी लिख सकते हो, अब इसमें 3 एक्स्ट्रा जुड़ गए होंगे, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, पर अपर संस्कार, इसमें 3 एक्स्ट्रा जुड़ गए, पर अपर संस्कार, ये आपको याद होने चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर अपर संस्कार, इसके अतिरिक्त सत्व रजतम मन के विशेष गुण बताए गए हैं। ये विशेष गुण है मन के। देखो सत्व रज तम, अहंकार से उत्पन्न होने वाले राजसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति, ठीक है, और सात्विक प्रकृति, वो 3 गुण है अहंकार। लेकिन ये देखो वही एक तरीके से इसके अतिरिक्त सत्व रजतम, ये विशेष गुण बताएं। इनको भी यहाँ पे एक अंडरलाइन करके लिखना है आपको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखो मन के विषय, स्टार मार्क लगाओ मन के विषय पे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मन का विषय या मन के विषय। श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, कर ही लेना, श्लोक बहुत अच्छा है ये। चिंतयम विचार मूल च ध्येयम संकल्प च यक्तिन किंचन मनसो गेयम तवम सम संज्ञकम हर्तर्थ संगकम। देखो संस्कृत का थोड़ा बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है मेरे को, इसलिए कोई अशुद्धि हो तो उसको इग्नोर ही करना। देखो ऐसे नहीं कि ऐसे सर ने गलत बोला, उच्चारण गलत किया, आप समझो उस बात को, ठीक है। चिंतयम विचार मुयम च ध्येयम संकल्प च मेव च यक्तिन किंचन मनसो गेयम तत्स्वम हर्ते संज्ञकम, ये आपके मन के विषय का कोटेशन है, ठीक है। चरक शारीर स्थान का आप लिख सकते हो इसको, चरक शारीर स्थान, आगे इसमें लिखा हुआ नहीं है तो आराम से लिख सकते हो, चरक शारीर स्थान, पहला चैप्टर 20वां श्लोक। अब इसके जो 5 हैं मन के विषय कितने हैं आपको लिखना है, ये श्लोक लिख दिया आपने, ठीक है, एग्जाम में।
अब इस श्लोक का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ आपको कि मन के 5 विषय हैं, 5 विषयों के नाम लिख दो। चिंतय, विचार, ऊह, ध्येय और संकल्प। अब इसको समझो, जो इसके आगे लिखा है वो तो अपन समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक तरीके से समझाता हूँ छोटा सा, कि चिंतन किसी के बारे में चिंतन करना, कोई भी चीज़, जैसे कि पदार्थ विज्ञान आपको पढ़ना है, आपको समझना है, तो आप पदार्थ विज्ञान के बारे में चिंतन कर रहे हो, क्लियर, ये तो हो गया चिंतन ही। फिर विचार करते हो कि पदार्थ विज्ञान पढ़ने से मुझे फायदा होगा, बीएमएस फर्स्ट ईयर पास हो जाऊंगा मैं या फेल हो जाऊंगा, कितना पढ़ना है, एक तरह से विचार विमर्श हो रहा है अपने दोस्तों के साथ कि पदार्थ विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, ये हो गया विचार। उहूद है, अब आपको कोई ऐसी पता लगा कि मैं आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, कि मैं पैसे लेके क्लास लेता हूँ, तो आप सोच रहे हो कि लूँ कि नहीं लूँ, एक तरीके से क्या होता है, उठक बैठक चलती रहती है मन में, उहू पे चलती रहती है, मतलब एक तरीके से। फिर आप ध्येय करते हो कि हाँ ठीक है, मैं पदार्थ विज्ञान की क्लास ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सर से पढ़ रहा हूँ, पैसे दूंगा, मैं क्लास लूंगा। और संकल्प करते हो कि मैं पदार्थ विज्ञान पढ़ के पास हो जाऊंगा और बीएमएस फर्स्ट ईयर क्लियर करूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा, एक तरीके से संकल्प। एक तरीके से ये मन की ही क्रियाविधि है, चिंतन करना, विचार करना, ऊह पे ध्येय करते हो उसमें, और संकल्प। अब इसके आगे जो लिखा है वो समझाता हूँ। ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन कि इसको ऐसे समझना है। मन द्वारा चिंतन करते योग विषय, मन द्वारा कोई भी चिंतन, जैसे घर में अपन को मोटरसाइकिल लेके आनी है, घर में कुछ भी ऐसा कुछ चिंतन करते हैं कि मुझे इस चीज़ का ये फायदा होगा, नुकसान, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, क्या चूज रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा करियर के लिए, अपने बीएमएस चुना है मुझे, अच्छा, इधर चिंतन, कोई भी चिंतन योग विषय। लाभ हानि या गुण का विभिन्न तर्कों द्वारा विचार, अपन मान लो कि कोई भी चीज़, मोटरसाइकिल लाने की सोच रहे हैं, पहले चिंतन कर लिया, अब सोचते हैं कि मोटरसाइकिल लाने के फायदे क्या हैं, लाभ हानि क्या है, मैं भाई टाइम से जाऊंगा कॉलेज, उसको ऐसे घुमाऊंगा, इतना तो लाभ होगा, हानि क्या, भाई पेट्रोल जलेगा, पैसे खर्चे होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाभ हानि या गुण का विभिन्न तर्कों द्वारा विचार, तर्क वितर्क करेंगे आप। फिर विषय जो युक्ति तर्क द्वारा या संभावना द्वारा किया जाए, विषय जो युक्ति तर्क द्वारा या संभावना द्वारा किया जाए, ऊह पे करेंगे आप। एक तरीके से कोई भी नया आता है ना, तो आप तर्क दोगे दोस्तों के साथ कि नहीं यार रहने दे, ऊह पे लानी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एक तरीके से उलझन वाला टाइम ये होता है, तीसरी स्टेप। और हमेशा व्यक्ति यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है। अगर मान लो कि इसके आने के बाद में व्यक्ति चिंतन सभी करते हैं, ठीक है, विचार विमर्श सभी करते हैं, लेकिन तीसरे स्टेप पे जाके अपने जो फ्यूचर प्लान है उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं। ये बात फैक्ट है, आप इस चीज़ को पदार्थ विज्ञान की सहायता से समझ सकते हो। देखो, चिंतन सभी करते हैं, सपने सभी देखते हैं, उनके बारे में बातें भी बहुत करते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श भी करते हैं, लेकिन जब वो आती है ना उठक बैठक या मतलब एक तरीके से कसम कसम टाइप आता है ना बीच में, कि एक तरीके से उलझन टाइप की, वो तीसरी स्टेप में जाके व्यक्ति छोड़ देता है उसको, ठीक है, गिव अप कर देता है वहाँ से। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस स्टेप के आगे बढ़ जाते हो तो अगली स्टेप आती है ध्येय करते हो आप, कि हाँ डिसाइड करते हो मैं करूँगा। एकाग्र मन से किसी विषय पर चिंतन या भावना का ज्ञान करना, एकाग्र विषय से। अब आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपने डिसाइड कर लिया है इस स्टेप पे पहुंचने के बाद मुझे ये करना है। फिर आती है अगली स्टेप संकल्प, ठीक है, निश्चय करना यथा यह गुण युक्त है अथवा दोष युक्त है। उस जिस विषय पर अपन चिंतन कर रहे थे ना, किसी भी सपना, किसी भी मोटरसाइकिल, किसी पदार्थ का कोई भी हो, जिस पे अपन ने चिंतन स्टार्ट कर दिया था, उसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि अपन को ये एक्चुअली में करना है या नहीं। क्लियर, ये मन के 5 विषय, मतलब 5 तरीके हैं ज्ञान कराने के, लास्ट स्टेज तक पहुंचने के। और आप व्यक्ति क्या करता है, तीसरी स्टेज पे जाके रुक जाता है, कसम कस वाली स्टेज पे जाके तीसरी स्टेज पे। कौन सी है वो? उद्दे, ठीक है, ऊ है, मतलब ऊ है संभावना के द्वारा जैसे कार्य इस प्रकार होगा, ठीक है। क्लियर, यहां पर देखो एक बात और समझाऊं, चिंतन मन द्वारा जैसे चिंतन करने योग विषय, लाभ हानि गुण विषय जो युक्ति तर्क द्वारा या संभावना द्वारा किया जाए। अब यहाँ पे एक इसका मीनिंग और बताता हूँ दूसरा, कि आप इसी उलझन में एक नया तरीका निकालते हो। ये तो था मेरा समझाने का तरीका, अब मैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो समझाता हूँ मैं आपको, जो श्लोक के अनुसार है कि अपन ने चिंतन किया, लाभ हानि देख ली। अब ऊह में एक तो कसम कस टाइप की होती है, और दूसरी होती है कि उसका एक रास्ता निकालते हैं अपन, कि अपन को इस संभावना द्वारा इस कार्य को करना चाहिए। उस कसम कस में, उस उलझन में ही व्यक्ति को रास्ता निकलता है। तो इसमें लिखा हुआ है विषय जो युक्ति तर्क द्वारा या संभावना द्वारा किया जाए। इसका मीनिंग ये भी ले सकते हो आप कि आप उस रास्ते को, उस कार्य को किस युक्ति से, किस तर्क से, किस संभावना से कर सकते हो। किसी विषय में चिंतन कर रहे हो
तो उसके बारे में जानकारी किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो, कोई क्या तर्क है उसको सिद्ध कर सकते हो, क्या वितर्क है, आप किस फोकस पे काम कर रहे हो। जैसे कि किसी का डिबेट है, ठीक है, जैसे कि डिबेट है कि रैगिंग योग्य है कि अयोग्य, आपका पॉइंट आया योग्य कि भाई रैगिंग योग्य है, ऐसा आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलना है, आपने उसके बारे में चिंतन किया, विचार किया। अब उस तर्क को उस मतलब रैगिंग योग्य है, देखो योग्य नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आप विषय चुनोगे कि कैसे तर्क दूं मैं, कैसी संभावना प्रेजेंट करूं जजों के सामने कि इसको, ताकि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी, मुझे मेडल मिल सके। एक तरीके से कसम कस वाले टाइप में आपको मेन डिसीजन लेना होता है। तो जो व्यक्ति इसको पार करता है वही सक्सेस होता है, और इसी भी स्टेज में आपको डिसाइड करना होता है, इसी स्टेज पे आपको अपनी युक्ति निकालनी होती है। तो बड़ी उलझन टाइप वाली ये युक्ति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइंड प्रेशर इसी स्टेज पे लगता है। क्लियर। तीसरी, फिर उसके बाद में ध्येय आता है, फिर संकल्प आता है, संकल्प होने के बाद में सब कुछ क्लियर, डाउट सोल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं मन के कर्म। देखो श्लोक है इसका, इंद्रियाभिक्रम क्रम मन सत्वस्य निग्रह। लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि सबको याद नहीं होता। आप ऐसे भी याद करोगे तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही बहुत अच्छा है। तो स्टार मार्क लगाओ 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। मन के विषय, मन के कर्म इंपॉर्टेंट हैं, पूरा मन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन, आत्मा और धातु भेद से पुरुष का संगठन और पंच महाभूत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि एनाटॉमी में भी है, फिजियोलॉजी में भी है, पदार्थ विज्ञान में, क्योंकि 3 सब्जेक्टों में है और पूरा आयुर्वेद का बेस कवर करते हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम आपके साथ काम आने वाले पॉइंट हैं पदार्थ विज्ञान के ये टॉपिक। पंचमहाभूत, धातु भेद से पुरुष का संगठन, आत्मा, मन, आपको ये याद होने चाहिए, रट लो। और इससे ज़्यादा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पदार्थ विज्ञान में बताया इतने ईजी वे में। आप फिजियोलॉजी में स्टडी पढ़ोगे तो कन्फ्यूज ही रहोगे, एनाटॉमी में पढ़ोगे तो कन्फ्यूज रहोगे, लेकिन पदार्थ विज्ञान में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब देखो मन के कर्म, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त कराना। सिंपल सी बात है, जो इंद्रियों का जो काम है, जो उसका विषय है, जैसे आंखों का देखना है, कानों का सुनना है, जिह्वा का रस का अनुवासन करना है, नाक का सुगंध का लेना है, ठीक है, तो सिंपल से उन विषय में प्रवृत्त कराना, उनको ज्ञान कराना। जैसे कि अपन बैठा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, टीचर बोल रहा है, मेरे कान तक आवाज़ आ रही है, अगर मेरा मन कहीं बाहर है, मैं कहीं बाहर सपने देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, ठीक है, सो नहीं मतलब जग रहा हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में अपने दोस्तों वाले याद कर रहा हूँ, स्कूल की बातें याद कर रहा हूँ, तो टीचर क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी आवाज़ कान तक तो आ रही है ना। टेक्निकली देखो कि आवाज़ तो पीछे तक जा रही है, तो मेरे कान को भी आ रही है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि मेरा मन कहीं दूसरी जगह बिजी है। तो इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त कराना है, तो मन इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त करता है। अगर मन वहाँ क्लास में होता तो मेरे को आवाज़ का ज्ञान होता कि वह टीचर क्या बोल रहा है, ठीक है। स्वयं का निग्रह करना, अब इसको स्वयं का निग्रह करना किस तरीके से समझेंगे। स्वयं का निग्रह, एक तरीके से आप इसके अलग अलग मीनिंग्स निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या समझ सकते हैं इसको अपने से, इसका मीनिंग क्या सकते हैं, स्वयं का निग्रह करना। कोई एग्जाम्पल, इसको देखो ऐसे समझो, स्वयं का निग्रह मतलब हित और अहित विषय, 2 विषय होती हैं, एक तो अच्छी होती हैं, एक बुरी विषय होती हैं। तो कंट्रोल, कितना सेल्फ कंट्रोल है मन का, ये स्वयं का खुद ही निग्रह करता है। कभी कभी तो ऐसे सोचता है कि मुझे ये काम नहीं करना, ठीक है, ये गलत है, जैसे कि बचपन में बोलते ना कि ऐसे नहीं, किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेनी अपन को, ऐसे सोचते हैं अपन। तो ये खुद ही स्वयं ही निग्रह करता है, अपना खुद का मनन खुद ही करता है। मन है ना, तो ऐसे नहीं कि किसी मन को कोई दूसरी चीज एक्टिविटी कर रही है, अपना मन चंचल है, ठीक है, अपन को पता है। अपन को अगर अपना ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं हाइपर, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि अपन हाइपर कर, तो स्वयं ही खुद का निग्रह करता है, खुद पे नियंत्रण खुद ही रखता है, दूसरा कोई नहीं रखता। अपने मन को ध्यान, धारणा, समाधि, जो अपन ध्यान योग लगाते हैं, इसकी वजह से एकाग्र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मन ही करेगा, आपको मन ही प्रेरणा देगा उस चीज के लिए कि आपको ये करना है। तो ये स्वयं का निग्रह, स्वयं पर नियंत्रण रखता है, हित और अहित विषयों का खुद ही ज्ञान रखता है। इंद्रियां एवं स्वयं को अहित विषयों में जाने से रोकना। देख लो अगला पॉइंट यही बता दिया कि इंद्रियां व स्वयं को, इंद्रियां जो भी जितनी भी हैं
आँख कान ये इनको अहित विषय में। अब आपका नेचर जो स्वभाव है उसके अनुसार मन बन जाएगा, ऑटोमेटिक बात है। अगर आपको कुछ बैड हैबिटें हैं तो मन वहीं वहीं जाएगा बार बार, आपकी बैड हैबिट नहीं तो उनको रोकेगा मन। ये सब काम मन के हैं। सोचना, तर्क विचार करना, सब ये काम मन के हैं। सोचेंगे, तर्क विचार करेंगे, मन। हित अहित का विचार करना, बात एक ही आ रही है हमेशा, हित और अहित। 4 लाइन कर दी, स्वयं का निग्रह करना, इंद्रियों से को हित विषयों में जाने से रोकना, सोचना, तर्क विचार करना और हित, एक ही बात है, हित और अहित। सही है कि गलत है उसका ज्ञान कराना, एक तरीके से उस पर विचार करना कि क्या ये करना सही होगा या ये करना गलत होगा। सिंपल सी बात ये है, ये मन के कर्म हैं। अब देखो मन का स्थान या अधिष्ठान, व्यक्ति बोलते हैं कि मन रहता कहाँ है, अपनी बॉडी है वही मन है, मन रहता कहाँ है, आत्मा का स्थान कहाँ है, हृदय। तो सिंपल सी बात है, मन भी वहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तभी तो क्रियाशील होगी, तभी तो एक्टिवनेस आएगी बॉडी में। हृदय जो दोनों स्तनों के मध्य और हृदय में पाया जाता है। आपको पता है, एनाटॉमी आपने अच्छे से पढ़ी है कि आपको लेफ्ट साइड में कौन सी वर्टिकल पे कितनी सेंटीमीटर दूरी पे हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों स्तनों के मध्य और प्रदेश में पाया जाता है। हृदय से निकले संज्ञा व चेतना व मनोवय स्रोतों से द्वारा समस्त शरीर को चेतनता प्राप्त होती है। हृदय से निकले संज्ञा व चेतना व मनोवय स्रोतों से द्वारा समस्त शरीर को, जो ये तरंगे कुछ भी मान लो, चाहे ब्लड मान लो उसको, चाहे कुछ भी मान लो, मॉडर्न में तो ब्लड मानते हैं लेकिन अपन ऐसे नहीं मानते। एक तरीके से चेतना, आत्मा भी तो वहीं रहती है, चेतना हृदय मन भी वहीं रहता है। संज्ञा व चेतना व, तो संज्ञा व चेतना व मनोवय स्रोतों से द्वारा समस्त शरीर को चेतनता प्राप्त होती है, वहीं से कंट्रोल होता है। और ऐसे नहीं कि मेरे शरीर में ऊपर यहाँ भी दर्द होता है, पैर की घुटने में भी दर्द होता है, नीचे चोटी में भी दर्द होता है, हर जगह दर्द होता है तो हर जगह मन होना चाहिए, नहीं। ये इतना चंचल है, इसके मतलब स्रोत से इसकी तरंगे कुछ भी मान लो, मेन स्रोत कहाँ है, हृदय, लेकिन इसकी चंचलता, चपलता, सूक्ष्मता की वजह से ये अपनी पूरी शरीर में व्याप्त है। ऐसा लगता है कि पूरी शरीर में ही है। क्या, किसकी वजह से, अणुता की वजह से, सूक्ष्मता की वजह से, चंचलता की वजह से। अंतःकरण चतुष्ट, अंतःकरण चतुष्ट में क्या लिख रहा है कि शाब्दिक अर्थ अंतरेंद्रिय वह साधन जिससे शरीर के अंदर का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। मन ही तो है जिसके द्वारा अपने आंतरिक मनन करते हैं, मनन करते हैं। मनन किया है कभी किसी काम को लेके, कभी अपन ने बीएमएस को लेके मनन किया है, कभी अपन जीवन में क्या कर रहे हैं उसके लेके मनन किया है आपने, कभी जीवन में फ्यूचर में क्या करेंगे उसका मनन किया है आपने। इसमें सॉरी, वह साधन जिससे शरीर के अंदर का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सम्मिलित हैं। मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी सम्मिलित है। ये सारे चीज करके अपन को मतलब जब योगदान होंगे तब मनन होगा अपन का। अंतःकरण को संकल्प विकल्प करने के कारण मन, पदार्थ का निश्चय बुद्धि, अहंकार अभिमान मतलब कि मैं हूं उसका अहंकार, ठीक है, दृष्ट चिंतन मतलब चित्त, ये चारों समावेश होने पर अंतःकरण का मनन होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। मतलब एक तरीके से चारों का योगदान होता है इसमें। कौन कौन से, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। आपको ये अंतःकरण चतुष्ट कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। अंतःकरण चतुष्ट मतलब चतुष्ट यानी 4, वो कौन कौन से हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। क्लियर, आई होप आपको ये याद होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट तो ये चैप्टर में है ही, क्योंकि ये पंच महाभूत, आत्मा, मन, धातु भेद से पुरुष का संगठन, क्योंकि ये लाइफ टाइम बीएमएस फर्स्ट ईयर, बीएमएस सेकंड ईयर, बीएमएस थर्ड ईयर, बीएमएस फाइनल ईयर, आप पीजी की प्रिपरेशन करोगे, आप मतलब चिकित्सा करोगे, किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप आयुर्वेदा में आ चुके हो तो ये इनसे पीछा नहीं छूटेगा। सिंपल सी बात है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तम का दशम द्रत्व, आपको पता है कि 9 कारण द्रव्य है, लेकिन बहुत से आचार्य बोलते हैं कि तम है ना वो 10वां गुण है, मतलब 10वां कारण द्रव्य। पदार्थ की गणना के कारण, पदार्थ की गणना में कारण द्रव्यों की संख्या 9 बताई है। कौन कौन से थे, पंच महाभूत, काल, दिशा, मन और आत्मा। लेकिन बहुत से आचार्य बोलते हैं कि तम ना, तम यानी एक तरीके से अहंकार, ठीक है, अहंकार मतलब अंधकार, तम यानी अंधकार मतलब एक तरीके से अंधेरा,
पदार्थों की गणना के कारण द्रव्यों की संख्या 9 बताइए। अपन को पता है शुरुआत में जब अपन पदार्थों का वर्गीकरण करते कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य 9 थे, पंच महाभूत प्लस मन, दिशा और आत्मा। ठीक है, काल, दिशा, मन और आत्मा, पंच महाभूत, ये थे 9। द्रव का गुणात्मक व क्रियात्मक दोनों होना ही समान लक्षण है कि द्रव का गुण आश्रय, अपन ने जब गुण की द्रव की परिभाषा की थी कि उसमें गुण आश्रय के रूप में रहता है और कर्म भी रहता है। अगर द्रव है तो उसमें गुण भी रहेगा और कर्म भी रहेगा। तो ये बोलता है कि द्रव का गुणाश्रय व क्रमश्रय होना दोनों ही समान लक्षण है, अर्थात द्रव क्रिया व गुण का आधार होता है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें गुण मतलब अगर द्रव्य है तभी तो उसमें गुण होगा, कोई क्रम होगा उसका। पहले तो द्रव्य है ना, तभी तो गुण और क्रिया का समावीकरण होता है उसमें। तो ये बोलता है कि ये इसकी कैपेसिटी मतलब द्रव की परिभाषा है, इसको समझा रहा है। तो अपनी बात रखेगा अब। तो ये तम में नील रूप का गुण है। तो ये बोलता है कि तम में भी तो नील गुण का नील गुण है, मतलब नीला एक तरीके से अंधकार। तो ये बोलता है कि भाई अगर आप ऐसे बोलते हो कि भाई कोई द्रव्य उसको बोलते हैं जिसमें गुण का गुण रहता हो, गुण निवास करता हो, तो ये बोलता है तम में भी तो नील गुण है, तम में भी तो नील गुण है, इसलिए इसको भी अपन द्रव्य मान सकते हैं, मतलब अंधेरे को भी द्रव्य मान सकते हैं। तथा संचालन इसकी क्रिया, उस अंधेरे को संचालन करना, उस तम को संचालन करना इसकी क्रिया है। तो ये बोलते हैं आचार्य। देखो इन्होंने बात किस तरीके से रखी थी। पहले तो इन्होंने द्रव की परिभाषा समझाई, जैसे कि मैं हूं, मैंने कोई परिभाषा दी द्रव की, वो सभी जगहों ने मान ली। तो एक सामने वाला व्यक्ति आता है और बोलता है कि भाई देख तूने ये परिभाषा दी द्रव की, हाँ भाई दी। वो बोलेगा मेरी परिभाषा कोई बोलेगा कि भाई द्रव उसी को बोल रहा है तू जिसमें गुण हो और इसमें कर्म हो। मैं बोलूँगा हाँ। फिर ये बोलता है अपनी बात रखता है, उसके बाद में हाँ बुलवाने के बाद में बोलते हैं भाई हमारा तम है ना, वो भी इसमें भी देखो रंग गुण है और इसमें भी क्रिया भी है। तो आपकी परिभाषा के अनुसार हमारा ये फिट बैठता है, तो इसको क्यों नहीं मान रहे तुम? इसको क्यों नहीं मान रहे? 10वां द्रव्य तम को क्यों नहीं मान रहे? तो ये बात थी। ये मतलब ये था कि तम का 10म द्रव्यम, कि तम को 10वें द्रव्य के रूप में माना जाए कि नहीं माना जाए, सिद्ध करो। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये क्वेश्चन आता है बड़े 10 नंबर में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इन्होंने अपनी बात रख दी, भाई तम में भी नील गुण है और इसकी संचालन इसकी क्रिया है, दोनों है, गुण भी है क्रिया भी है। अब तो मानो कि ये 10वां गुण है, लेकिन फिर बोलते हैं आगे, अतः गुण व क्रिया का आधार तम होने के कारण तम को 10म द्रव्य माना जा सकता है। वो देखो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऐसे ही होते हैं सिद्धांत, ऐसे ही बनते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है। अब समझो कि जिन्होंने भाई पक्ष दिया था कि ये 10वां गुण होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पक्ष स्टार्ट होता है यहां से, इसका नव द्रव्यों में कहीं भी समावेश नहीं हो सकता। भाई अंधेरे का तो कहीं भी समावेश नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं कि भाई इसमें समावित कर लो तो ये 10वां गुण नहीं हो सकता, इसलिए इसको अलग से मानना चाहिए, इसको अलग से उपाधि देनी चाहिए। मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं, बैठे हुए हैं वहीं पे। पर अगला बोल रहा है वेदांत दर्शन अनुसार तम एक द्रव्य है। वो अपने बताते हैं कि वेदांत दर्शन ना बहुत साल पहले लिखा हुआ था पुराने जमानों में, उन्होंने भी तम को 10वां द्रव्य माना है, मतलब एक द्रव्य माना है। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जैसे अपन बोलते हैं ना कहीं भी, जैसे कि अपने आयुर्वेदा में स्टाइपेंड 7,000 मिलता है, अब MBBS में 15,000 कर दिया, तो अपन एक चिट्ठी लेके जाएंगे, देखो MBBS वाले को 15,000 मिल रहा है तो हमें भी 15,000 करो, क्योंकि समान है दोनों का वेतन, दोनों का स्टाइपेंड ग्रेड समान है, तो हमको भेदभाव क्यों? अपन दिखाते हैं ऐसे पुराने ग्रंथ, ऐसे पुरानी मान्यता प्राप्त कागज दिखाते हैं। वैसे ही बता रहे हैं वो कि वेदांत दर्शन तम एक द्रव्य है, तो तुम क्यों नहीं मान रहे? श्री धराचार्य के अनुसार अहंकार वह है जिस पर नीले रंग का, अंधकार वह है जिस पर नीले रंग का आरोपण किया जाए। तो मतलब तम यानी कि अंधकार या फिर नीला रंग, सिंपल सी बात ये, मतलब गहरा अंधेरा तो नीला ही बन जाता है। तम में नील गुण तथा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश स्थान से हट जाना, चलना, अर्थात चलन, अपसरण क्रम आश्रित होकर रहते हैं, एवं तम इन गुणों का समावीकरण है। बात देखो कितने अच्छे से रखी है इन्होंने अपनी। देखो कोई भी बात रखनी होती है ना, अपने पॉइंटों के साथ रखा करो, ताकि सामने वाले को आंसर दो, अगर आंसर नहीं दिया तो वो फंस जाएगा और अपनी बात माननी पड़ेगी। तो यही बोल रहे हैं कि तम में नील गुण है, मतलब अंधेरा है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में वहां से हट जाता है, मतलब एक चलने का गुण भी तो है, वहां से कहीं गया तभी तो वो खत्म हुआ, तो इसमें गुण भी है, इसमें चलने का गुण भी है, मतलब अपसरण दूर हटना। ठीक है, हट जाने का आश्रित होते हैं, अतः तम इन गुणों का समावीकरण, मतलब इनमें
गुण भी है कर्म भी, इन दोनों का समावीकरण है। जो आपकी परिभाषा है द्रव की, भाई गुण और कर्म का समावीकरण द्रव में रहता है, उसको द्रव्य बोलते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया, तो तम को 10वां गुण मानो, अतः तम को 10वां द्रव मानना चाहिए। इन्होंने ये बात रख दी। अब देखो विपक्ष क्या बोलता है। देखो तुमने तुम्हारी बात सुन ली, अब हमारी बात सुनो। विपक्ष बोलता है कि नहीं, तम को हम 10वां गुण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? ये बोलता है गुण द्रवों में रहता है जबकि तम में कोई गुण नहीं है। ये बोलता है कि गुण द्रवों में रहता है, जो गुण है ना वो द्रवों के अंदर रहता है, समावीकरण के साथ उसके अंदर निहित रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। जबकि तम में कोई गुण नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि तम में नील गुण है, उसका एक्सप्लेन देंगे, देखो आगे। तम में नील गुण की प्रतीति आकाश के नील रंग की भांति मात्र है। आकाश यानी आकाश महाभूत, खाली स्थान के उस गुण की, मतलब आगे जो खाली स्थान है उस गुण की प्रतीत मात्र है। ये नीले रंग की भांति मात्र काम है। वास्तविकता में तम में नील गुण नहीं होता। वास्तविकता में वो आकाश महाभूत का ही खाली स्थान टाइप का रहता है, उसी का नील गुण रहता है। वास्तविकता में कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई उस अंधेरे में या फिर उसमें नील गुण हो। इन्हें सिद्ध कर रहे हैं बात को। तो उनका एक पॉइंट तो खंडन कर दिया कि भाई उसमें बोल रहे हैं गुण है, इन्होंने बोलते गुण है ही नहीं, वो आकाश का ही है। जो हमने आकाश को तो ऑलरेडी मान रखा है। ये आकाश आया ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूतों में आ तो गया कारण द्रव्यों में। फिर अगली बात बोलते हैं तेज को तम का अभाव मानकर भी तम के द्रव्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि तेज मात्र तम का अभाव नहीं है। ये बोलते हैं तेज को तम का अभाव। तेज यानी होता है अग्नि, अग्नि महाभूत की बात कर रहे हैं। ये देखो समझाने के लिए कि तेज को तम का अभाव मानकर भी ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई अग्नि नहीं है तो अंधकार है, ऐसा नहीं बोल सकते। अग्नि नहीं है तो मतलब प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। समझो इस बात को। तेज को तम का अभाव मानकर भी तम के द्रव्य की सिद्धि नहीं की सकती, क्योंकि तेज मात्र तम का अभाव नहीं है। आगे समझो, तेज नेत्र व स्पेंद्रिय द्वारा स्मरण है, जबकि तम मात्र नेत्र इंद्रियों द्वारा। ये बोलता है कि जो तेज महाभूत है, अग्नि महाभूत है, वो अपनी आंखों से भी दिखता है और उसको स्पर्श भी कर सकते हैं। लेकिन जो तम है उसको अपन अंधेरे से दिखता तो है आंखों से, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस वजह से अपन यहाँ की सिद्धि कैंसिल कर सकते हैं। इसको इस पॉइंट पे भी निष्कर्ष कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाता हूं मैं तुमको। तेज का कर्म दहन पाचन आदि समाधि है, जबकि तम का कोई कर्म नहीं है। जो तेज महाभूत है, अग्नि महाभूत है, वो देखो कर्म करता है, जलाता है, दहन करता है, ठीक है, पाचन करता है, बहुत सारे काम है अग्नि के, वो सारे काम करता है। लेकिन तम का क्या गुण है भाई? तम का क्या कर्म है? कुछ करता है कि ऐसा नहीं कि अंधेरा रोटी पचाता है और रोटी अपने पेट में कुछ ऐसा करता हो, कुछ एक्टिविटी करता है? वो पूछ रहा है सामने वाला। देखो ऐसा ही होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता में ऐसे ही सिद्धांत बनते हैं। आजकल इनको सेमिनार बोलते हैं, सेमिनार में ही होता है सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती हैं, नेशनल वेबिनार होते हैं, आजकल तो ऑनलाइन चल रहे हैं वेबिनार, ठीक है। फिर देखो, बाह्य जगत में प्रकाश प्रत्यक्ष रूप में तेज दृश्यमान है। जो बाह्य जगत है, तेज अपन को दिख रहा है, सब कुछ प्रकाश है। अपने देखो सूर्य से प्रकाश मिल रहा है ना, वो दिखता है, वो तेज दिखता है, ठीक है। जबकि प्रकाश का अभाव तम है। जब ये प्रकाश खत्म हो जाता है रात्रि में, जब सूर्य छिप जाता है तो अंधकार आता है, मतलब तम आता है। अतः तेज एक स्वतंत्र है और तम के अभाव को तेज नहीं कहा जा सकता। तो प्रकाश तो एक स्वतंत्र है, तेज एक स्वतंत्र है। तो ये बोलता है कि तम के अभाव को, ऐसा नहीं कि अंधेरा नहीं है तो प्रकाश आ गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, प्रकाश नहीं है तो अंधेरा आता है। देखो ये बात उल्टी रखी है उनके सामने, ताकि उनको समझने में आसानी और उनको डिफिकल्टी लगे उनकी बात। ये बोलता है कि तम के अभाव को, ऐसा होता है भाई तम नहीं है तो ये आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। भाई तम खत्म हो गया ना, अंधेरा खत्म हो गया तो प्रकाश है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली में ऐसा है कि प्रकाश नहीं है ना तब अंधेरा आता है। अगली लाइन में, तम में चलन कर्म का ज्ञान भी भ्रम है। ये बोलते नहीं कि भाई प्रकाश आ गया तो अंधेरा चला गया, तम चला गया। ये एक भ्रम मात्र है, क्योंकि प्रकाश में गति होती है, तम में नहीं। प्रकाश में गति तो होती है, आपको पता है ना, सूरज से यहां तक प्रकाश आता है, पृथ्वी तक गति है तभी तो आ रहा है। लेकिन तम में ऐसी कोई गति नहीं है। प्रकाश के गतिमान होने से अंधकार के अस्फुरण की प्रतीति होती है, जैसे छायावान चलता है न कि छाया। सिंपल सी बात है, वो कितना अच्छा बताया कि ये बोलता है कि जो अंधकार है ना, वो प्रतीत होता है कि ये जा रहा है। जैसे अपन चल रहे हैं, व्यक्ति चलता है, छाया थोड़ी चल रही है।
व्यक्ति चलेगा तभी तो छाया चलेगी। तो ये ऐसा लगता है कि ब्रह्म की वो अंधकार चल रहा है, कि वो अंधेरा हट रहा है, उसमें गति है, उसमें अपसरण है। नहीं, एक्चुअली में छायावान मतलब जिसकी छाया मान लो कि वो चलता है तभी तो छाया चलती है। ऐसा नहीं कि भाई छाया जा रही हो व्यक्ति यहीं खड़ा हो, ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई प्रकाश का अभाव तम है, मतलब प्रकाश का अभाव, अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा हो सकता है, इतनी बात मान सकते हैं तुम्हारे। लेकिन उसको गुण की संज्ञा नहीं दे सकते। देखो आपने बोला था भाई इसमें गुण है नील, हमने सिद्ध कर दिया कि उसमें नील गुण नहीं है। उस आपने बोला कि उसमें क्रिया है प्रतिसरण की, अपसरण की, चलने की, हमने वो भी सिद्ध कर दिया कि वो भी नहीं है। तो हमारी जो परिभाषा है ना उसके अनुसार फिट बैठ ही नहीं रहा, तो हम क्यों माने। तो उन्होंने उसकी परिभाषा जो उन्होंने तथ्य दिए थे उनको खंडन कर दिया, सारे खंडनों को। अब बोलो नेत्र सा होने के कारण तम को रूपमान माने तो फिर भी प्रकाश की उपस्थिति में उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो रूपमान द्रव्य होता है उसकी ज्ञान प्रकाश में होता है। ये बोल रहा है कि नेत्र शयन होने के कारण, अपन बोलते हैं ना भाई अंधेरा आंखों से दिखता है। अब कोई चीज दिखती है तो हमेशा ही दिखनी चाहिए ना, कि ऐसे नहीं कि भाई ये आ गया प्रकाश आ गया तो अंधेरा गायब हो गया, कि इसको इससे डर लगता है। अगर एक्चुअली में उसका रूप है तो वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी, चाहे आकाश वायु भूत आए, जल पृथ्वी महाभूत, कोई सा महाभूत आ जाए, प्रकाश आ जाए, उसका रूप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी प्रकाश आता है ये गायब हो जाता है, उसका ज्ञान प्रकाश में होता है। लेकिन तम का ज्ञान प्रकाश शून्य स्थान पर होता है। लेकिन तम जब दिखता है अपन को, जब प्रकाश वहां पर नहीं हो तब अपन को तम दिखता है। तो ये एक तरह से भ्रम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे प्रकाश नहीं है वहीं वहीं तम है। इसको अपन द्रव्यता का रूप नहीं दे सकते, इसको द्रव्य की परिभाषा नहीं दे सकते। अतः तम को द्रव्यमान द्रव्य कहना भी उचित नहीं है। मतलब इसको तम को रूपमान द्रव्य, ऐसे नहीं आंखों से दिखाई देता इसको रूपमान द्रव्य बोल दो, नहीं, एक्चुअली वैसा भी नहीं है। उन्होंने अपनी सारी बात देखो, नियम और कायदे, कानून और तरीके से सब कुछ, उनके सारे पॉइंट थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के रखे थे, उनको सारों को नेग्लेक्ट कर दिया और अपनी बात पे अड़िग रहे। इसलिए बोलते हैं कि सिद्धांत ऐसे नहीं बनते, नियम ऐसे नहीं बनते, उनके सभी आंसरों को देने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई भी नया रूल बनाओगे तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके विरोधी आपके खिलाफ अच्छे अच्छे पॉइंट रखेंगे, बहुत सारी बातें रखेंगे, उनको आपको जवाब देना आना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः प्रकाश का अभाव ही तम है। तो लास्ट में ये उन्होंने बोले कि भाई जब प्रकाश नहीं होता ना तभी तम है, और ऐसा कुछ नहीं है। अतः तम का नील रूप है चलन क्रम दोनों ही ज्ञान भ्रांतिपूर्ण में औपाधिक होने से तम को दशम द्रव्य मानने से कोई प्रमाण नहीं। मतलब एक तरीके से भ्रम है ये दोनों एक तरह से क्या है, अपन को अनुभव होते हैं, फील होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर, कितना अच्छा कॉम्प्लीटेड है। अब देखो छोटा सा पॉइंट है और समझा देता हूं मैं आपको। पंच महाभूतों द्वारा त्रिदोष की उत्पत्ति। 5 महाभूत हैं, क्योंकि आपको सभी पता है सभी चीजें पंच महाभूतों से बनी है, चाहे अपनी बॉडी हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, कोई भी चीज हो पंच महाभूतों से बनकर बनी है। तो बात महाभूत, बात दोष कौन से, वायु प्लस आकाश। पित्त यानी क्या होता है, अग्नि, तो अग्नि महाभूत। कफ यानी लिक्विड टाइप का, तो एक तरीके से जल महाभूत। और पृथ्वी महाभूत क्योंकि भारी होता है ना कफ, तो जल और पृथ्वी। पित्त तो अग्नि, तो आपको समझ गए होगे। वात को वायु, और क्यों, क्योंकि वायु, वात यानी वायु ही तो है, और लेकिन ऊपर आकाश, हल्की भी तो होती है ना, आकाश भी तो हल्का ही है। तो इन दोनों महाभूतों से, इस तरीके से तीनों दोषों की उत्पत्ति 5 महाभूतों से होती है। इन्हीं 5 महाभूतों से आहार और औसत द्रव्य निर्मित होते हैं। अतः चिकित्सा क्रम में आहार व औसत द्वारा तत्वों की पूर्ति होती है। सिंपल सी बात है, अपन बोलते हैं ना भाई विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, खनिज तत्व की कमी हो गई मॉडर्न में, तो ऐसे ही खनिज तत्व देते हैं। आयुर्वेद में ऐसा ही होता है भाई किस महाभूत की कमी है, उस महाभूत के औसत द्रव्य खिलाओ, उसको रोग ठीक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, बात सेम है, सब कुछ सेम है, बस कॉपी किया है इन्होंने, हमारा कॉपी कर लिया और उनका नाम चेंज कर दिया मिनरल, कि भाई इसमें मिनरल होता है, इसमें खनिज लवण होता है, इसमें विटामिन होते हैं, ये वो, बस इंग्लिश नाम कर दिया। सिंपल सी बात ये है। उत्पन्न रस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये चैप्टर नंबर 9 अष्टांग हृदय पूरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी, स्टार मार्क लगाओ, पूरी अष्टांग हृदय। ये अगर इस सारणी को समझाऊँ ना मैं, पूरे एक मत निकाल दूँ इसका सारणी को समझाने में आपको, ठीक है।
लेकिन वो करूँगा नहीं क्योंकि अष्टांग हृदय का टॉपिक है, बस आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई ये याद होना चाहिए कि मधुर रस जल और पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न होता है, अम्ल पृथ्वी प्लस अग्नि से, लवण जल प्लस अग्नि से, कटु वायु प्लस अग्नि से, तिक्त वायु प्लस आकाश से, और कषाय वायु प्लस पृथ्वी से। समन होने वाले दोष और कुपित होने वाले दोष कि मधुर अम्ल लवण ये तो बढ़ाते हैं कफ को, कटु तिक्त कषाय ये क्या करते हैं, कफ को करते हैं कम। ऐसे याद रखो, इसमें तो लिख रखा है ऐसे भाई, बात पित्त कप कप बात बात ऐसे करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। आप कर लेना, नीचे करो दे, मैं बता रहा हूँ आपको। मोना नीचे करना। हाँ देखो, वात पित्त कप, प्रकोपित रस और सामक रस यहाँ पे लिख रखा है। वात के देखो, मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल लवण, थोड़ा उल्टा हो गया शायद। हाँ देखो, इसमें एरो का मार्क लिख रखा है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको सही कर लेना आप काट के। जो वात के प्रकोप रस के आगे लिख लेना कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय लिखिए। इसमें लिख रहा है ना एरो मार्क लिख रहे हैं, थोड़ा ये अशुद्धि हो गया लिखने में, तो इसलिए एरो मार्क के समझा देगी भाई ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, तब समझ में आ जाएगा। तो ये सारणी में समन होने वाले दोष और कुपित होने वाले दोष की जगह ये सारणी याद कर सकते हो। तो ये आप समझ गए, थोड़ा अशुद्ध लिख दिया है नोट्स में, तो ये एरो मार्क इसलिए समझाया हुआ है ताकि ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो। माई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लिखने में, तो ज़्यादा लोड मत लिया करो, ठीक है। तो देखो, वात का था कटु तिक्त कषाय प्रकोप, और सामक है कटु, सामक कौन सा हो गया, मधुर अम्ल लवण। इसमें भी उल्टा कर लेना, सामक रस में भी। क्लियर, इसको आप ठीक ही कर लेना, दोबारा से लिख लेना, थोड़ा ये अशुद्ध हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया इसमें। दोबारा से लिख दो, मैं बोल देता हूं, लिखो। वात के हैं प्रकोपित रस कटु तिक्त कषाय, सामक है मधुर अम्ल लवण। पित्त के हैं प्रकोपित रस अम्ल लवण कटु, सामक है मधुर तिक्त कषाय। कफ के प्रकोपित रस हैं मधुर अम्ल लवण और सामक हैं कटु तिक्त कषाय। क्लियर, या फिर इसको ऐसे कैसे रहने देता और ऊपर ये 200 में चेंज कर लो, ऊपर ही ऊपर कप कर दो और नीचे नीचे बात कर दो, ये सही हो जाएगा, ऐसे सही हो जाएगा। वो इतने 6 काटने पड़ेंगे इसमें, उल्टा यहीं से काट दो ना, कि वात की जगह तो कप लिख लो और कप की जगह वात लिख लो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, आज की क्लास पूरी, चैप्टर पूरा। अब करेंगे अपन गुण, जो गुण गुण कर रहे थे ना अभी, गुणी गुण, वो गुण करेंगे। थैंक यू। बड़ा ही मुश्किल से चैप्टर पूरा हुआ है, 3rd, बहुत लेंथी चैप्टर था और इंपॉर्टेंट चैप्टर था। 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मिनिमम इसमें से। ओके, थैंक यू।